अब आप एमएमए फाइट के लिए अर्जेंटीना जा रहे हैं, हाउ इज द फीलिंग? मैं क्या बताऊं कि फीलिंग अब एक मिक्स है। क्या है कि जी मैं एक बात सोचता हूं कि मेरा देश मान तो मेरा क्या है उधर। ओहो क्या बात है। हाँ। थोड़ी सी जिम्मेदारी जब ज़्यादा हो जाती है। अब जो मेरा खेलना ये कोई जीतने हारने के लिए नहीं है कि भाई ये मेडल जीतो या हारो या सब करो। अगर एक बच्चा भी इससे इंस्पायर हो गया अपनी लाइफ में अपने ड्रीम अचीव करने के लिए तो मेरी जीत तो है। वो बुरे बाल वाला फूफा उसने हमारा बहुत नुकसान कर दिया। अच्छा ये कौन है? ये क्या स्टोरी है? ये ट्रम्प। अच्छा ओके बुरे बाल वाला बाबा। हाँ नाइस नेम। तो क्या है कि उसके कारण हमें बहुत वो हुआ। हमारी ट्रेनिंग कई बाहर शेड्यूल था वो हो गया। तो मैंने कहा भाई ये तो बंदर के हाथ में अच्छी दे रखी है। आजकल की जनरेशन काफी जल्दी गिव अप कर देती है। हाँ वो क्रिएटिव तो बहुत हैं जेन जी या दूसरे। हाँ, मगर क्या है कि हाँ मगर मैं उनसे एक बात कहूँगा कि भाई आप तो खाम खा अपने ऊपर शक कर रहे हो। लोग आपकी क्षमता से भयभीत होकर बैठे हुए। लड़कियां 2 मेडल लेके आएंगी, 1 से 2 मेडल लेके आएंगी। चाहिए मेरी ये बाइट आप ये रिकॉर्ड करके रख लेना। ओलंपिक होगा लड़कियों का रेसलिंग में मेडल आएगा ही आएगा। तो ये आपने प्रेडिक्शन अभी कर दी। एंड कभी लेकिन ऐसा मोमेंट आया था जब लगा हो बस आप अब नहीं होगा? ऐसा मोमेंट है ना तकरीबन हर महीने में आ जाता है 2 बार कि भाई बहुत हो गया नहीं होगा। मगर फिर क्या है कि आप कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करते हो इस टाइम पर, ऐसी स्टेज पर? आप हंसोगे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। ओके। खूब दूध पीता हूँ, घी खाता हूँ, मीठा खाता हूँ। अब नहीं बैठ के ज्ञान देते हैं भैया दूध पीने से ये होता है और उनके हाथ पर ककड़ी जैसे होते हैं। तो दिल्ली में जैसे मेरी सिस्टर रहती है तो वो मुझे बेसन के लड्डू और चूरमा और ये खीर सब बना के भेजती है। तो मैं तो रात को दिन में सब जगह खाता हूँ। मैं तो भाई इतना ताकतवर हूँ, मेरी रिकवरी बहुत फास्ट, थकता ही नहीं। आजकल मुझे मौका मिलता है IIT जाने का, IIM जाने का, बाहर हार्वर्ड तक जाने का। मगर एक बात बड़ी डिफरेंट है, मैं सबको बोलता हूँ कि मेरी जिंदगी में कभी स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई काम नहीं है। 5 things to include in diet। 5 चीजें कोई? 5 चीजें आपकी डाइट में घी जरूर होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए यानी प्रोटीन का होना चाहिए। तीसरा, अगर आपको फिर से ऑफर आए बिग बॉस में जाने का तो क्या आप जाएंगे इस बार? नहीं अब जो लेवल है ना जी वो बिग बॉस में कंटेस्टेंट बन के जाने का नहीं है। ओके बिल्कुल। देखो सच बताऊं कि बिग बॉस मेरे जैसे आदमी के लिए था नहीं, तब भी नहीं था। तब भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि भाई बिग बॉस। ये कहानी है एक ऐसे फाइटर की जिसे जिंदगी ने शुरू से ही टेस्ट किया। बॉडी ने साथ नहीं दिया लेकिन विल पावर ने कभी गिव अप नहीं किया। अखाड़े से बिग बॉस तक, प्यार से पब्लिक कंट्रोवर्सीज तक और अब अर्जेंटीना के MMA केज तक। प्लीज वेलकम संग्राम सिंह। हेलो सर, वेलकम टू इंडिया टीवी। जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस, एंड कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि आपने कई बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब आप MMA फाइट के लिए अर्जेंटीना जा रहे हैं, हाउ इज द फीलिंग? मैं क्या बताऊँ कि फीलिंग अब एक मिक्स है। आप स्ट्रेस में भी हैं, आप प्राउड भी हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब आप कहीं जाके क्योंकि वहाँ पे मैं करने वाला हूँ फर्स्ट इंडियन हूँ तो वो जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है। और अब एज के उस दौर में है कि जहाँ पे सब इवन सब संन्यास ले लेते हैं। उसके बाद तो मैंने MMA स्टार्ट किया है। Yes, you are right. तो मिक्स है, मतलब प्रेशर भी होता है। हाँ। और फिर आप प्राउड भी फील करते हो कंट्री के लिए खेलना और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हाँ तो मतलब आप प्रेशर तो फील करते हो राइट कि आप पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट करें और इतनी बड़ी चीज़ है कि आप इंडिया को नेशनल लेवल पर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने वाले हो। क्या है कि जी मैं एक बात सोचता हूँ कि मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। ओहो क्या बात है। हाँ। क्योंकि मैं वैसा इंसान हूँ कि पहले तो पता नहीं था, अब जैसे उम्र बढ़ रही है तो समझ में आ रहा है कि भाई ये देश हमारा है। चाहे जहाँ भी मौका मिले, जिस लेवल पे भी, जिस स्तर पे भी कोशिश करो कि बेहतर अच्छा करो। क्योंकि क्या है कि देश सरकार नहीं चलाती, देश संस्कार चलाते हैं। एब्सोल्युटली वैल्यूज। और ये देश आपने अपने हिस्सा काम कर लिया, मैंने अपने हिस्सा काम कर लिया, उन्होंने अपने हिस्सा काम कर लिया तो हमारे लिए देश बनना वही स्टार्ट हो गया। तो पहले क्या होता था कि जो बहुत प्रतिभाशाली इंसान होते थे उनको मौका इतना मिलता नहीं था। वो अब तक भी है क्योंकि क्या है कि वो एक करप्शन होता है ना जिसको हम भ्रष्टाचार बोलते हैं वो दीमक की तरह काम करता है। जब अब समझ में आया तो मैं बाहर जाता हूँ, मुझे मौका मिलता है आजकल बाहर जाने का तो मैं ढेर सारे बहुत प्रतिभाशाली इंजीनियर से, डॉक्टर से, इवन IT वालों से, इवन कुछ स्पोर्ट्स पर्सन से मिलता हूँ।
तो क्या है कि कोई पद या कुर्सी, जैसे मैं काफ़ी इंसानों को देखता हूँ यहाँ भी, किसी पोस्ट पे आ गए, कोई मंत्री बन गया, कोई दूसरा हो गया, कोई अधिकारी बन गया। वो कुर्सी या पद है ना, सिर्फ संबोधन के लिए होता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। और ये कम इंसान ये बात सोचते हैं। क्या बड़ी बात बोली आपने। पहले हम भी ऐसी बात करते थे, मैं भी नॉर्थ से ही हूँ। हम क्या होता है कि 4 बजे टाइम होता है, 4 बजे घर से निकलते हैं और डिफरेंट बात करते हैं। ये नहीं कि गलत है, मगर गलत नहीं है। थोड़ी सी जिम्मेदारी जब ज़्यादा हो जाती है, अब जो मेरा खेलना ये कोई जीतने हारने के लिए नहीं है कि भाई ये मेडल जीतो या हारो या सब करो। अगर एक बच्चा भी इससे इंस्पायर हो गया अपनी लाइफ में अपने ड्रीम अचीव करने के लिए, तो मेरी जीत तो वही है। क्या बात है। वही विक्ट्री है। स्पोर्ट्स के लिए हो, फिटनेस के लिए हो, बाकी चीज़ के लिए हो, कि भाई जब मैं 40s में कर रहा हूँ तो आप 30s में कर सकते हो, आप 20s में कर सकते हो, आप 18 में कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस, लेकिन आजकल की जनरेशन काफ़ी जल्दी गिव अप कर देती है। आजकल की जनरेशन। यस। हाँ, वो क्रिएटिव तो बहुत हैं, जेन जी या दूसरे। हाँ, मगर क्या है कि हाँ, मगर मैं उनसे एक बात कहूँगा कि भाई आप तो खाम खा अपने ऊपर शक कर रहे हो। लोग आपकी क्षमता से भयभीत होके बैठे हुए और आप उसे गिव अप क्या करना है खुद बताइए। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? अदिति अधिकारी। हाँ, क्योंकि अदिति जी आपने बताया था। हाँ। आपका नाम भी अधिकारी है। वाह। yes. देखिए अदिति जी, क्या होता है कि जब हमें मौका मिलता है इस धरती पे आने का, माता पिता के माध्यम बनते हैं, परमात्मा लेके आता है, तो वैसे मुट्ठी बंद करके आते हैं और जाते हैं ना, मुट्ठी खोल के जाना है। कुछ लेके जा नहीं सकते, ना कोई व्यवस्था लेके जाने की, मगर वो और एक वापसी का टिकट भी डन है, टाइम डन है, समय तय है, वो घटना तय है, जहाँ पे होना है वो तय है। उसके बावजूद भी हम भाई को, दोस्तों को, अपने समाज को, देश को, फिर भी हम थोड़ा सा 3-5 करके कोशिश करते हैं कि भाई पता नहीं मैं क्या कर लूँ और क्या कमा लूँ और क्या हो जाए, पता नहीं क्या कर लें, और फिर लास्ट में ऐसे ही चले जाते हैं और ज़िंदगी दूसरों को इम्प्रेस करते में ही निकल जाती है। याद रखो कि ज़िंदगी में किसी की वैलिडेशन के लिए नहीं जीना होता है। 95% लोग वैलिडेशन 95% लोग वैलिडेशन के लिए जीते हैं कि भाई दूसरे नहीं पहुंचा वो करूं। ये दुनिया वाले आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, yes. मगर वो आपकी इंटेंशन देखता है। तो इंटेंशन पहले मैं सोचता था, आजकल पता मैं क्या करता हूँ, आप हंसोगे, मैं मास्क पहनता हूँ, ऑटो में चला जाता हूँ, मैं लाइन में लगता हूँ, कहीं भी चला जाऊँ, एयरपोर्ट है, दूसरा है, तीसरा है, क्योंकि जब आप सही है ना, सही चीज़ कर रहे हैं, तो आपको दिखावा या कोई चीज़ प्रभावित करेगी ही नहीं। समझ रहे हैं ना जी? क्योंकि अगर आपने कोई कमाल की घड़ी पहनी, कमाल की ज्वेलरी पहनी, क्या करोगे कि यू कैन अट्रैक्ट फ्यू पीपल। अगर आपके पास वैल्यूज है ना, अगर वो आपके पास हैं, तो यू कैन इंस्पायर मैनी पीपल। तो अगर आप, तो मेरा मानना ये है कि भाई जो आपका व्यवहार है, जो आपका चरित्र है, जो चीज़ें हैं, वो सही होनी चाहिए, वो सही रखो। और हम भी ठोकर खा ठाकुर बन रहे हैं। सीधा कोई सीखता नहीं है कि भाई यहाँ से लगी, फिर सीख लो, फिर देख लो, और तो आगे बढ़ते रहो। यही लाइफ है। बिल्कुल। संग्राम, आपके फाइट के बारे में बात करें, एमएमए फाइट के बारे में, तो इस बार आपकी फाइट प्रिपरेशन माइंडसेट क्या होने वाला है? कुछ स्पेशल प्रेप किया है आपने? क्या था कि मैंने रेसलिंग से मैंने एमएमए टर्न किया है। तो जब मैं फाइट करता था, तीसरा मेरा मैच है, तीसरी फाइट है, तो कोई कहते थे कि भाई किक गलत है, पंच गलत है। ओके। तो ये सही नहीं है। मैंने कहा भैया एटीट्यूड तो सही है ना। मगर अब की बार मैंने 6-7 डिफरेंट ट्रेनर रखे। जैसे एक सूरज था, एक बहुत यंग लड़का, उत्तर प्रदेश से था, उसको स्पेशली मैंने वो किया किक पंच के लिए, मार्शल आर्ट में ही इज एक्सपर्ट। ओके। फिर एक आर्मी वेटरन थे प्रदीप जी, उनको मैंने वेट ट्रेनिंग के लिए वो किया कि भाई आप वो करो। और एक सुहास सर हैं जो जिम्नास्टिक सिखाते हैं, बहुत कमाल के, इवन 55-60 के कमाल थे, तो उनसे मैंने जिम्नास्टिक का वो किया। एक मेरे कोच हैं जो पिछले 15-20 साल से रेसलिंग के फिटनेस के काम करते हैं, भूपेश जी, उनसे मैंने रेसलिंग का वो किया। तो अब की बार मेहनत बहुत किया, मगर एक वो
वो बुरे बाल वाला फूफा उसने हमारा बहुत नुकसान कर दिया। अच्छा, ये कौन है, ये क्या स्टोरी है? ये ट्रम्प। अच्छा, ओके। बुरे बाल वाला बाबा, हाँ, नाइस नेम। तो क्या है कि वो कहते हैं ना पुराना फूफा हो जाता है। हाँ। वो बादल नहीं होते जैसे काले बादल रहते, ना बरसते हैं और ना वो रोशनी आने देते, सिर्फ गरजते हैं। हाँ। तो उसके कारण एक तो हमारी टिकट का फेयर बहुत बढ़ गया, जहाँ 1 लाख रुपया था वहाँ पे 5 लाख रुपये, मतलब इकोनॉमी क्लास 5 लाख कुछ की हो रही है। अर्जेंटीना 32 घंटे फ्लाइट करनी पड़ रही है उसके कारण। ये पहले टिकट थी मिडल ईस्ट, वही सब सेक्टर बंद हो गया, और अब कोच हैं, फिजियो हैं, टीम है, मेरी तो एक टिकट दे देंगे भैया, वो भी इनकी कैसे देंगे सबकी। तो उसके कारण हमें बहुत नो हुआ। हमारी ट्रेनिंग कई बाहर शेड्यूल था वो हो गया। तो मैंने कहा भैया तो बंदर के हाथ में मैच दे रखी है, और उसको जिता भी हमने ही है। हाँ, मतलब उसको एग्जैक्टली उसको जिताने वाले भी हम ही हैं, कोई नहीं कर, ये भी एक एग्जांपल है। तो फिर उसके कारण काफ़ी इंडिया में ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ी। कभी जैसे मैंने अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, या फिर बाहर का शेड्यूल था हमारा दुबई का, कई जगह का, तो इस कारण वो पोस्टपोन करना पड़ा, और थोड़ी सी दिक्कतें आई और डिफरेंट चैलेंज आए। तो मुझे पता नहीं था पहले अर्जेंटीना कितना दूर है, क्योंकि मैं कभी गया नहीं आज तक। तो फिर बाद में पता चला, मैंने बोला तो बड़ी दिक्कत है यार, अब इतना आगे बढ़ गए हैं, अब तो पीछे भी नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं वहाँ पे कोई खेलने वाला मैं मौका मिलेगा कि भाई फर्स्ट इंडियन होगा जो वहाँ पे कम्पीट करेगा। तो अगली बार तैयारी तो अच्छी की है। बाकी तैयारी पता है क्या होती है? तैयारी शरीर की नहीं होती, तैयारी दिमाग की होती है। और मैच से पहले 18-20 घंटे खाना पीना बंद हो जाता है। एक मुझे याद है कि जॉर्जिया में मैच खेल रहे थे तिबलिसी में, पाकिस्तान वाले से मैच था, और अब ये सारे बच्चे में से कोई 16 साल छोटा, कोई 17 साल छोटा, कोई 18 साल, कोई 15 साल। गलती उनकी नहीं है, वो तो यंग हैं, हम थोड़े बुजुर्ग हैं, हम अब तक खेल रहे हैं। तो वो कोच आया मेरे पास, बोला देखो भैया बात ये है, बांग्लादेश से हार जाओ, श्रीलंका से हार जाओ, बस इनसे मत हारो, नेपाल से हार जाओ, भूटान से हार जाओ। और कोच उनका भी वही बात कहता था। और वहाँ में पहुंचा तिबलिसी जॉर्जिया, तो मतलब आप हंसोगे कि 5000 उस स्टेडियम की कैपेसिटी थी, इंडोर स्टेडियम था। 4500 अपने इंडियन जो डॉक्टर कोर्स करने के लड़के लड़कियां वो थे, 300-400 पाकिस्तानी जो उनके जो करवा रहे हैं उनके सिर्फ स्वाद में थे बिल्कुल। और हमारे वाले मतलब वहाँ पे जय श्री राम और सब वो करे कि ये मोबाइल, मैंने कहा भाई टिकट लेके आए, मोबाइल का क्या करेंगे। अच्छा। तो उसके पहली रात को सो के करीब तो फीवर हो जाता है, नींद नहीं आती, आप इधर से उधर, उधर से इधर टहलते रहते हैं, कूल दिखने की कोशिश करते हैं मगर आप कूल नहीं होते, बार बार टॉयलेट जाते, टॉयलेट नहीं आती, खाना कुछ जाते हैं उतरता ही नहीं है। तो मतलब एक जो फाइट का प्रोसेस है ना रिंग तक जाने का, और एमएमए में थोड़ा सा डिफरेंट है, रेसलिंग में इतने साल खेला हूँ तो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो उस प्रेशर को जो हैंडल कर लेता है वो थोड़ा सा बखूबी परफॉर्म करता है। ओके। तो वो बहुत 20-21 घंटे का जो प्रेशर होता है बहुत टफ होता है, और खासकर जैसे पाकिस्तान है तो और डिफरेंट हो जाता है प्रेशर। ओके। मतलब आपकी प्रिपरेशन तो है तगड़ी? प्रिपरेशन अब तो माइंड से प्रिपरेशन होती है, फिजिकली तो मैं 34 साल से 32 साल से मैं एक ही काम करता रहा, तो यूज्ड टू हो चुके हैं। यूज्ड टू हो गए। एंड ऑल्सो आपने काफ़ी लेट स्टेज पर एमएमए डेब्यू किया, जैसे कि आपने खुद कहा कि कंपेयर टू यंगर फाइटर्स आपने लेट डेब्यू किया है एमएमए फाइट में। बट ये डिसीजन पैशन ड्रिवन था, या आपको लगता है कि आपके पास अभी भी कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में? मैं आपको सच बताऊं कि दूसरा कोई काम ही नहीं आता है, तो आप इंटरटेनमेंट में कुछ करो या स्पोर्ट्स में करो। हाँ। एक बार बीच में एक रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश की। अच्छा। दिल्ली के उधर कई साल पहले की बात है, तो पैसे भी नहीं होते थे, किसी से पैसे लिए, तो लास्ट में 3 पार्टनर थे तो नालायक थे, तो लास्ट में एक दाल बनाने वाला पतीला हिस्से में आया था बड़ा, मतलब वो पैसे चले गए। हाँ। तो मैंने मेरी माता जी को दिया कि बाबा जी ने दिया, इसको रख लेना। तो कहने की बात ये कि जब तक आप डे टू डे किसी बिजनेस में आप शामिल नहीं हो सकते तो आपको नहीं करना चाहिए। yes, right. पायल जी ने भी पंगा लिया स्टार्टअप करने का और एक ही चीज़ करने का, तो मैंने उनको बोला भैया ठीक है, मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर देता हूँ, उसका चेहरा बन जाओ, बाकी चीज़ कर लो, तो वो तो सही है। और जैसे मैं कोई प्रमोट करता हूँ तो मैं बहुत जिम्मेदारी से, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, टबैको है, गुटखा है, वाइन है, ये सब मैं प्रमोट नहीं करता, ना मैं करता। तो फिर मैंने सोचा भाई और तो कुछ है नहीं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। और इससे ढेर सारे यूथ भी इंस्पायर होता है कि भाई जैसे मेरे नेफ्यूज हैं सब जैन जी हैं, तो मैं एक मेरा रेसलिंग का मैच था 2024 में दुबई में, वो मैच बहुत वायरल रहा था, तो मैंने कहा देखा, बोले क्यों पकाते हो
समझ रहे हो? हाँ, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं कोई रेसलिंग में, इंटरेस्ट नहीं है रेसलिंग में। उनको इंटरेस्ट है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में और सॉकर में बस। जो यूथ है वो फैन इनका है सॉकर का, कॉम्बैट स्पोर्ट्स का। Yes. हमारे जैसे क्रिकेट भी देख लेंगे, हाँ। बाकी चीज भी देख लेंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो सबको जानते थे। फिर मेरा मैच में एक शारजा शेख थे, उनसे दोस्ती हो गई, तो बोला कि आपको एमएमए करना चाहिए। मैंने कहा भैया बाकी तो सब टूट गया है, खाली ये खाने का बचा हुआ था मुंह, इसको आप एमएमए करवा दोगे? क्योंकि मुझे फ्रैक्चर बहुत होते हैं, हुए मतलब काफ़ी। तो फिर मौका मिला तो तब मैं इसमें आया। तो अब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, जो 12, 13, 14 साल के लड़के लड़कियाँ होते हैं ना, उनसे वो पता क्या कहते हैं कि हमने आपका एमएमए का मैच देखा था, वो फाइट देखी थी, वो फाइट देखी थी। पहले कई कहते थे कि भाई वो रेसलर है जो डांस के शो में आया, बिग बॉस में आया, या इसमें आया, उसमें, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स वालों की इतनी अचीवमेंट होती नहीं। Yes. और मैंने बिग बॉस जैसे मैंने सारे शो किए हैं। बिग Reality बॉस मेरा वन ऑफ द लो क्वालिटी शो था और वो हिट हो गया। हाँ, समझ रहे हो ना? जैसे फाइनलिस्ट रहे आप। मैं फाइनलिस्ट रहा। जैसे एक सर्वाइवर था, बहुत कमाल का शो था, IRT था, इसरो ट्रकर, एक डिस्कवरी के साथ शो किया। बिग बॉस इंडिया में थोड़ा चलता, और वो उस टाइम थोड़ा बिग बॉस ठीक भी था, ठीक पीक था। और आप हंसोगे कि मैंने कभी अपना सीजन नहीं देखा, सच में? सच में। अब मैं दूसरा देख, क्योंकि मैं देखता ही नहीं, क्योंकि मैंने घर खरीदा था तो बोले इतने पैसे देंगे भैया, आप आ जाओ MGA। और रजत सर भी आए थे उसमें हमारे शो में। हाँ, हाँ। तो मगर अच्छा था, क्योंकि जैसे सलमान जी जिस हिसाब से उसको होस्ट करते हैं, जिस हिसाब से, वो अच्छा था। मगर उसने मुझे फायदा दिया, नुकसान नहीं, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। यस। एंड ऑल्सो संग्राम, आप कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो, राइट? आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, क्या लगता है कि इंडियन रेसलिंग को ग्लोबल लेवल पर और इम्प्रूव करना चाहिए? जी, मैं कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन रहा हूँ 2 बार। अभी इंडियन रेसलर काफ़ी आगे आ गए हैं और पहले के मुकाबले बहुत पदक जीत रहे हैं। और अब हमारी कुश्ती का स्तर बहुत आगे चला गया है, पीछे नहीं, क्योंकि इतने ओलंपिक से हमने हॉकी के बाद सबसे ज़्यादा पदक कुश्ती में जीते हैं। अच्छा। केडी जाधव साहब ने पहले इंडिविजुअली मेडलिस्ट थे, केडी जाधव साहब 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में। अब कुश्ती में क्या है कि जिस हिसाब से कुश्ती आगे आ रही है, जिस हिसाब से फैसिलिटी हो रही है, अब सरकार बहुत सुविधा दे रही है। एक टाइम होता था, मैं 2005 में सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप खेलने जा रहा था, वीज़ा फीस होती थी 3-4 हज़ार रुपये, तो हम 500 रुपये मांगते थे ऐसे, क्योंकि वो फेडरेशन ऐसे ही टूट रही थी, जैसे बीच में हो गया था। तो वो पैसे, वीज़ा की फीस की पैसे इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल होता था। ट्रेनिंग तो दूर की बात है। अब आप कहीं बाहर जाना चाहते हो तो साई को आप लिख के दो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, विद इन 24 आवर, मैक्स टू मैक्स 48 आवर आपका सब कुछ सैंक्शन अप्रूव होकर आ जाता है। तो देखो कितनी सुविधा है। हाँ, पहले टाइम लगता था। हाँ, पहले टाइम लगता था। तो अभी कुश्ती तो सही है, मगर मुझे लग रहा है कि अब की बार ओलंपिक में लड़कियों के 2 पदक आएंगे। अच्छा। लड़कों के तो अमन का या सुजीत का ही तो दावेदार है, सुजीत सबसे ज्यादा दावेदार है। लड़कियां 2 मेडल लेके आएंगी, 1 से 2 मेडल लेके आएंगी। चाहिए मेरी ये बाइट आप ये रिकॉर्ड करके रख लेना, ओलंपिक होगा, लड़कियों का रेसलिंग में मेडल आएगा ही आएगा। तो ये आपने प्रेडिक्शन अभी कर दी? मतलब मैं प्रिडिक्शन नहीं, मैं सबको बहुत, मैं एमेच्योर रेसलिंग आके इंटरफेयर नहीं करता, मगर मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। क्योंकि जो कोई अपने इंडिया में क्या है कि हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, कि गलती से कोई मेडल आ जाए ना, तो उस मेडल को जो उनके कंपनियां होती हैं, दूसरे होते हैं, निकाल नहीं देते, टॉयलेट करते हुए, सोते हुए, जागते हुए मेडल को पहना के रखते हैं, समझ रहे हो ना? अच्छा। फिर वो खिलाड़ी आम पब्लिक से सबसे दूर हो जाता है, और 2-3 साल बाद फिर उसको कोई पूछता नहीं, गायब हो जाता है अपने भ्रम में। हाँ। अब जैसे इवन रशिया के हैं, अमेरिकन हैं, टर्की के हैं, बाकी कई मेरे दोस्त हैं जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन कई बार, वो दे आर सो हम्बल। तो मैं क्लोजली फॉलो करता हूँ कि भाई कौन क्या है, कौन क्या कर सकता है, बेहतर कर सकता है। और इतना अनुभव हो गया कि अगर जब मैं सही कोचिंग में आऊँगा ना, कभी मौका मिलेगा, तो ढेर सारे बच्चे तैयार करेंगे। कोई बच्ची आ रहे रेसलिंग से, कोई पैर मैं बता दूंगा कि भाई इस पैर से ये दाव मार सकता है अच्छे तरीके से। मतलब एक थोड़ा सा अनुभव हो गया। ये जरूरी नहीं कि अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच बने, मेरे से बहुत अच्छे रेसलर थे, हैं और आएंगे, मगर मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ कि भैया ये मेरे हिसाब से हो सकता है, ये होना चाहिए। पहले रेसलर सब मजाक करते थे, यार छोड़ दो, बहुत हो गया। अब उनके बच्चे हैं ना, जो मतलब मैं उनके साथ करता हूँ, उनके बच्चे मेरे से वो फैन है, वो पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये सब है। तो एज का, हर चीज़ का है ना, वो सब लिमिटेशन यहाँ पे हैं। वो हमने कर रखा कि भाई हम ये नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं।
आपके ऊपर लेकिन है। आपने एक बार ओपनली ये भी बोला था कि एज सिर्फ एक नंबर है, लेकिन जैसे कि अभी आप बोल रहे हो कि एज सिर्फ दिमाग में होती है, और रियल लाइफ में हम देखें तो रिकवरी और एंड्योरेंस पर इम्पैक्ट भी पड़ता है एज का। तो आप कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करते हो इस टाइम पर, ऐसी स्टेज पर? आप हंसोगे, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। ओके। खूब दूध पीता हूँ, घी खाता हूँ, मीठा खाता हूँ। मीठे में यानी चीनी हटा दो, चूरमा, हलवा, खांड, जैगरी, मिश्री, ये सब खाओ। ताकतवर बनने के लिए ये चीजें आपको जरूरी हैं। अगर ये अब नहीं बैठ के ज्ञान देते हैं भैया दूध पीने से ये होता है और उनके हाथ पर ककड़ी जैसे होते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल बच्चों ने भी दूध पीना छोड़ दिया है, क्योंकि दूध बोलते हैं कि उससे और साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। मैं जी 5 से 6 लीटर दूध हर रोज पीता था, अब मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। मुंबई भी मेरा दूध नासिक से आता, मंगवा लेता हूँ। तो ये सब कहने की बात है, क्योंकि ये ताकतवर चीजें, इनको डाइजेस्ट करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। बगैर उसके पियोगे तो कोई लैक्टोस कोई पैदा थोड़ी होता है। लैक्टोस कोई पैदा नहीं होता है। आप वैसी एक्टिविटी नहीं करते हैं और गुमराह करते रहते हैं। कई बैठ जाते हैं, उनके हाथ पर ककड़ी जैसे होते हैं जी। मेरे 100-130 अस्पताल हैं, ये तो दूध पी लिया कि खरे। मैं तो भाई इतना ताकतवर हूँ, मैं तो रिकवरी बहुत फास्ट, थकता ही नहीं हूँ। मैं 3-4 घंटे सो पा रहा हूँ, मतलब इतना ट्रैवल होता है, इतना सब कुछ होता है। उसके बावजूद मैं सेम वर्कआउट करता हूँ, सेम चीजें करता हूँ। वापस हो गई, मैं अभी चूरमा खा के आया हूँ। अच्छा, मतलब मीठा खा सकते हैं, मीठा खाना हेल्दी है। मैं दिल्ली आता हूँ, कहीं भी आता हूँ, तो दिल्ली में जैसे मेरी सिस्टर रहती है, तो वो मुझे बेसन के लड्डू और चूरमा और ये खीर सब बना के भेजती है। तो मैं तो रात को दिन में सब जगह खाता हूँ। देखो, जो ये सारी बात कहते हैं ना, वो हेल्थ के लिए अच्छी है, मगर वो सब बीमार आदमियों के लिए होती है। आयुर्वेदा के हिसाब से भाई सूर्यास्त से पहले खाना खाना चाहिए। अच्छी बात है। अब हम काम करने वाले इंसान हैं जी, हम कभी 9 बजे फ्री होंगे, कभी 10 बजे फ्री होंगे, कभी 11 बजे फ्री होंगे। खाना खाने के 1 घंटे बाद सो जाओ और खुश होके सूखी रोटी प्याज भी चबा चबा खाओगे ना, वो भी आपको उतना इफेक्ट करेगा कि भाई आपके शरीर में चीजें पूरी करेगा। ये भी ये पार्ट है, ढेर सारे चीजें पूरी हो जाती हैं। कहते हैं ना, देखो, फायर है, एयर है, आग है, हवा है, आसमान है, पृथ्वी है, जल है, पानी है। तो शरीर पंच तत्व से बना है। खाना खाने से नहीं, आपका ये दिमाग और छाता खोल लिया तो ठीक है, नहीं तो बोझ है। लटकाए घूमते रहोगे। छाता खोल लिया तो भाई आपको बारिश से बचाएगा, धूप से बचाएगा। ऐसे ही है ये खाने पीने का जो मिथ, जो डाइटिशियन ने जो पूरा देश खराब कर दिया है ना। मैं कह रहा हूँ कि एक आम इंसान ने 2 रोटी खाई, थोड़ी दाल खाई, थोड़े चावल खा ले, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिल गया उसको। एक्स्ट्रा चाहिए तो भैया थोड़ा मूंगफली के दाने, थोड़ा चने भिगो दो। अब ओ माय गॉड, इसमें ये इतना कार्ब, इतने प्रोटीन, मेरे जैसा करने लगे हैं लोग। मेरे जैसा अनपढ़ आदमी उस पर लिख देता है कि भाई ये इसमें इतना प्रोटीन, जिसने खुद नहीं पढ़ा, फिर वो पढ़ा लिखा उसको फॉलो करता है। पता क्या करेंगे, ओ ट्रेडमिल में भागेंगे। आई हैव बर्न्ड 1000 कैलोरीज एंड आई एट पिज्जा, इट ईट्स 850 कैलोरीज। ओ माय गॉड, आई हैव बर्न्ड। उनको कैसे बताऊं नए बच्चों को, सबको, कि भैया ये शरीर साइंस से नहीं चलता है, नेचर से चलता है। हाँ, तो चलो ठीक है, इस बारे हम डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आजकल के बच्चे को, आजकल की जनरेशन को हम ऐसी कोई चीज़ बताओ लाइक जो रियल लाइफ में डाइट में लेना ज़रूरी है, और जो मिथ लगते हैं आपको डाइट को लेकर डाइटिशियंस ने बना रखे हैं। मुझे तो सारे मिथ लगते हैं, जितने डाइटिशियन है मेरे दोस्त हैं इंडिया के जो टॉप हैं, और सबके चेहरे पीले पड़े हुए हैं। किसी में ताकत हो तो बता दो, कोई भारत केसरी है उनमें से बताओ। वो एक आम आदमी को कोई ज्यादा पंगा नहीं करना, जो मौसम के अनुसार खाना खाओ, मौसम के अनुसार सब्जी खाओ, दूध पियो, घी खाओ। कोई कहता है कि भाई मैं दूध ये बाहर का मान लिया, मैं समझ गया कि कहीं मिलावट होती है, अच्छी जगह ले लो, नहीं दूध को गर्म कर लोगे तो उसमें थोड़ी शुद्धता आ जाती है। जैसे पानी है, पानी को गर्म कर लोगे तो थोड़ा ठीक हो जाता है। तो सर्दी है, सर्दियों के अनुसार खाना खाओ, गर्मी है, गर्मियों के अनुसार खाओ। और भाई रात को कोशिश करो 11 बजे तक सो जाओ, क्योंकि 11 से 2 हमारा लीवर खून बनाता है। अगर बिस्तर पे चले गए तो वो अच्छी बात है। ये चाहे हम सो पाए न सो पाए, खुश रहो। नहाने से पहले, खाने बाद 1 नंबर जाओ। खाना खा लिया तो 1 घंटे बाद पानी पियो कम से कम। ऑल्सो आजकल की जनरेशन का ना एक मेन ये भी है चीज़ कि फैट लॉस नहीं हो पा रहा है बहुत लोगों का। तो फैट लॉस के लिए उनको क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए? देखिए जी, फैट लॉस खाने और छोड़ने से नहीं होता है। वो खाना छोड़ दोगे तो आप में ताकत ही नहीं रहेगी। आप करोगे, मैं जब वेट कम करता हूँ मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ। अच्छा, क्योंकि ताकत रहेगी, मैं वर्कआउट ज़्यादा करूँगा। फैट लॉस पे जाओ ही मत। ये 0 साइज 6 पैक नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ सारी जनरेशन खराब कर दी है। हाँ। वो फिट नहीं होते, वो दिखने के फिट होते हैं। एक दीवार गिरने वाली बार डिस्टेंबर कर रखा। अब कई फिल्म स्टार हैं, कई और भी हैं जो मेरे दोस्त हैं, जो वो केमिस्ट बने हुए, इतनी दवाइयाँ खाते हैं। ओके, 0 साइज नए बच्चे जो आएंगे ना, ओ माय गॉड, उसकी क्या मसल्स हैं, क्या वो 0 साइज है, सी लुक्स गोजियस, ही लुक्स सो हैंडसम। तो वो है ना, वो
वो हाफ नॉलेज है। ओके। फैट टू फिट टू एथलीट। एक्सरसाइज करते रहो, बेसिक खाना खाते रहो, बेसिक चीज़ करते रहो। प्रोटीन फिर भी आपको चाहिए कि प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है तो आप रात को, जैसे जो गांव में जो रहते हैं जिनके पास, देखो अब बहुत से बोलेंगे ये सीड खाओ, भारत की आबादी 90% रोजी रोटी खा पा रही है। इतने सीड खाओ वो खाओ, कहाँ से खाएंगे बेचारे। उनकी बात करूँ जो आम गांव में, तो भैया जैसे गर्मी है तो उसमें आप अध बिलो दही बोलते हैं ना जिसको, सुबह अगर खाली पेट लोगे तो रामबाण है। और फिर आपको मिलता तो उसके बाद कुछ खाओ, फिर जैसे जो छाछ है, रोटी है, सब्जी है। अब आप बात करेंगे हम है ना चटनी रोटी खा के या नॉर्मल हो करके प्याज के साथ खा के हम वहाँ से आए हैं बड़े हुए, गन्ना चूस के। चलो आजकल माहौल चेंज हो गया तो प्रोटीन इंटेक के लिए जो नॉर्मल है, दाल लो, दाल का सूप पियो, पीनट है, मूंगफली है, चने हैं, उनको भिगो दो। और खाली पेट नहीं खाना हो, कुछ खाए खाना। खाली पेट कभी दूध, केला, चने, प्रोटीन खाली पेट मत लो। खाली पेट लोगे ना तो वो बाद में एसिडिटी बनाने लग जाएगा, तो उसको लो। और पनीर है। अब तो पनीर भी लोग लो फैट पनीर खाने लगे हैं, कहते हैं न्यू फैट, मतलब न्यू जो पनीर आने लगा है आजकल उसमें मिलावट होने लगी है। अब पता नहीं जी, देखो क्या है कि देखो ये एक हमारे देश की ये समस्या तो दिक्कत तो है कि नालायक हर चीज़ में मिलावट कर देते हैं। तो वो गलत है। बाकी छोटे छोटे देश है, ये सिर्फ खासकर एशिया में थोड़ी दिक्कत है। जैसे अपना भारत है या बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, या ये एक बेल्ट है ना, यहाँ पे बहुत दिक्कत है। बाहर के इसी छोटे छोटे देश में आप मिलावट नहीं कर सकते, जो लिखा हो करोगे। तो मिलावट वाले से थोड़ा बच जाओ। पनीर बनाना अपने घर पे बना लो। मेरे से पूछते हुए दूध कौन सा है, घी खाओ जरूर। देखो याद रखो, कभी फकीर संगे मरमर के मकान में नहीं मिलता। देसी घी, असली देसी घी कभी बनी एक दुकान पे नहीं मिलता। तो जो ये कहते हैं ना कि मैंने वो घी खा लिया और वो कर लिया, उससे ही नहीं है भैया। जैसे फैमिली डॉक्टर है, अपना एक फैमिली किसान दोस्त बना लो। कहते मेरा फैमिली डॉक्टर, हाँ फैमिली किसान बना लो। मैं 30-31 साल से डॉक्टर दवाई नहीं खाता, टैबलेट ही नहीं खाता। तो पनीर है, दाल है, अच्छा मखाना है, तिल है, जो सर्दी में तिल गुड़ खाओ। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि भाई जिससे आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा और आपके विटामिन भी पूरे हो जाएंगे और आप फिट भी रहेंगे। आप फिट भी रहेंगे। सोने से पहले एक यहाँ पे ऑयल लगाओ नाभि में। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, खाना यहाँ से मिलता है। नाभि में ऑयल लगाओ। सूक्ष्म प्राणायाम हर रोज करो। ताकतवर बनना है तो खाली आप भागने से भी बनोगे, योगा से भी नहीं बनोगे, वेट ट्रेनिंग से भी नहीं बनोगे। सारी एक्सरसाइज मिक्स करोगे ना, तब जाके आप ताकतवर बनोगे। एब्सोल्युटली राइट। तो वो सब करते रहो। संग्राम, आपने काफ़ी ज़्यादा इंजरीज भी फेस की अपने करियर में, राइट? एंड कभी लेकिन ऐसा मोमेंट आया था जब लगा हो बस आप अब नहीं होगा, और वहाँ से आपने कमबैक कैसे किया? ऐसा मोमेंट है ना, तकरीबन हर महीने में आ जाता है 1-2 बार कि भाई बहुत हो गया, नहीं होगा। मगर फिर क्या है कि लाइफ में अगर आपकी डिसिप्लिन है ना, मोटिवेशन तो 1 मिनट का होता है, चलो वो हो गया। डूइंग इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर थिंकिंग और टॉकिंग। करना बहुत महत्वपूर्ण है एज कंपेयर बात करने के, सोचने के या कुछ करने के। तो मैं अपने आप को पुश करता हूँ। जैसे कल रात को मैं लेट सोया तो मेरी आँख नहीं खुल रही थी। मैंने कहा नहीं यार, फिर मैंने ऐसे ही जंप किए, वार्म अप किया और 2 घंटे वर्कआउट फिर भी किया। आज मेरा योगा, प्राणायाम ये सब रह गया, तो वो मैं शाम को करूँगा। तो क्या है कि अपने आप को, अपनी लिमिट को पुश करना है, नहीं तो शरीर जलना है, दफन हो जाना है। और याद रखो, ये दिमाग और शरीर सबसे अच्छा नौकर है और सबसे कठोर मालिक है। अगर आपने इसको नौकर बना लिया ना तो बहुत सेवा करेगा ये। और मालिक बना लिया ना तो आपका टीवी का रिमोट क्या कप भी नहीं उठाओगे आप। क्योंकि भाई ये ऐसे हो गया। तो मैं क्या है कि मैं आलसी हूँ एज कंपेयर फीमेल के। मेल थोड़ा आलसी होता है इस मामले में। मैं थोड़ा आलसी हूँ, मगर क्या है कि उसके बावजूद भी मैं ये काम करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो रिजेक्शन है मेरा वही मोटिवेशन है। मैं चल नहीं सकता था तो रेसलर बना, मैं बोल नहीं सकता था तो स्पीकर बना। आर्मी जवान से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ऑफिशियली ब्रांड एम्बेसडर स्पीकर था। अब आजकल मुश्किल से मैं 33% मेरे नंबर आते थे किसी स्कूल में, वो भी भाई पास हो जाओ तो बड़ी बात नहीं, घर पे बहुत पिटाई होती थी। आजकल मुझे मौका मिलता है IIT जाने का, IIM जाने का, बाहर हार्वर्ड तक जाने का। मगर एक बात बड़ी डिफरेंट है, मैं सबको बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कभी स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई काम नहीं आई। उससे सिर्फ आप लिखना समझ कर सकते हो, आप थोड़ा बोलना कर लोगे, थोड़ी इंग्लिश सीख लोगे। तो हमारी शिक्षा पद्धति जब मैं को ले आता उसने ख़त्म कर दी, चेंज कर दी।
तो अब टाइम है कि गुरुकुल बनाओ, अब टाइम है कि वो पुरानी शिक्षा पद्धति लेके आओ, उसमें वैल्यूज़ के साथ आप पढ़ाते हैं त्रिकोण, समकोण, षटकोण, जिनका दृष्टिकोण पढ़ाते नहीं, ट्यूशन लेना यहाँ से ले लो, यूनिफॉर्म यहाँ से ले लो, कॉपी ले लो, अरे उनको पढ़ाओ कि हाउ टू मैनेज फाइनेंस, हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप, हाउ टू मैनेज योर वैल्यूज, हाउ टू लिव लाइफ। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। ये मैं यही सिखाता हूँ, हाउ टू लिव लाइफ। तो ये सिखाएंगे, उसका फायदा क्या है? हम वहाँ से आए कि कोई इंसान बैठा रहेगा ना, मैं जी करके बात करेंगे, और कोई बड़ा कोई कुछ रहेगा तो हम चेयर से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा इंसान खड़ा तो आप बैठो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, मेरे लिए सब सेम है। तो वो वैल्यूज वो हैं। मेरी माताजी, मुझे पिताजी एक बात बोलते थे, मेरी माताजी खासकर, क्योंकि जो अपने यहाँ पे लड़का होता है तो माताजी के क्लोज रहता है, लड़की होती है तो पिताजी क्लोज रहती है। तो कहती बेटा देखो, दूसरे का ये पैसा, दूसरा पैसा उसका पैसा, दूसरी बहन बेटी हमारी बहन बेटी। तो हम ये संस्कार देख के, ये संस्कार सीख के बड़े हुए। तो अब फर्क ही नहीं पड़ता, एक घर वाले पीटते थे, स्कूल में पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में मास्टर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे और बोलते चाचा को बुला ला, इसको बुला ला, तुम किसी पड़ोसी को लेके जाते थे। अच्छा। कि घर पे बात नहीं पता चले। और एक बड़ा इंसिडेंट सुनाऊंगा, आप हंसोगे। पहले क्या होता था कि आप सब छोटे हो, वो 10वीं 12वीं ऐसे 8वीं का रिजल्ट है ना, अखबार में आता था रोल नंबर। अच्छा। पास हो गए तो उस साल मैं फेल हो गया, रोल नंबर दिखा नहीं। मैंने सोचा भाई क्या करें, वो किसी दूसरे का रोल नंबर देख के लिख दिया कि भाई ये है, और वो दूसरे का तो चलो घर पे खुश हो गए। और मगर वो 60% नंबर थे, 60% नंबर आना मतलब बड़ी बात थी। मतलब मेरे लाइफ में कभी 40% नंबर नहीं आए किसी भी क्लास में। हाँ। तो 3 दिन बाद पता चला कि भाई जो मेरा बड़ा भाई है, उन सबने बोला ये है नहीं, तो 13-14 मतलब जूतियाँ लगी, और अच्छा। ज़्यादा लगे, बच्चे जॉइंट फैमिली थी। तो हाँ। एक बार रिजल्ट आ रहा था, मेरे फादर साहब बोले रिजल्ट कब आएगा? मैंने कहा जी कल आएगा। बोले इधर चप्पल उठा के ला। पहले ऐसे नहाते थे तसले में, या वो नहा रहे थे ऐसे। हाँ। एक वो चद्दर साफ कर लिया, कहाँ बाथरूम ये सब होते थे। बोला वो फिर 2 मारी कमर में। क्यों? दूसरा बोला क्यों मार रहे हो? बोला कल इसका रिजल्ट आएगा। मैं तो हूँ नहीं। अच्छा। और हमें पता कि भाई करेगा क्या ये। हाँ। मतलब समझ रहे हो, वहां से हम आए हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। तो इन बच्चों को मैं ये कहना सिखा, कई एक बात कहना चाहूँगा कि भाई अच्छी बात है एकेडमिक एजुकेशन लो, बहुत अच्छी बात, उसके साथ अपने वैल्यूज़ मैनेज करो, उसके साथ नेचर के अनुसार करो। नेचर इज़ फ्यूचर। बाकी साइंस इज़ द मैन मेड, नेचर इज़ गॉड मेड। अगर एक बड़ी कठोर सत्य बता रहा हूँ, अगर मुझे डॉक्टरों ने बोला था कि भाई ये बीमारी डेथ के साथ ख़त्म होती है, और दिल्ली किसी बड़े हॉस्पिटल, नाम नहीं लेना चाहूँगा, और मेरी माताजी को बोला था भाई इस पे एनर्जी पैसा सब वेस्ट कर रहे हैं, मुश्किल से ये 6 महीने जिंदा रहेगा। अच्छा। मेरी माताजी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती, मैंने कहा था कि पढ़ना लिखना गलत है, ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो वो मैं शायद ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि वो साइंस में बिलीव रखती, शहर में होती। उसने सुनी नहीं डॉक्टर की बात, किसी बात। दिन में 12-12 बार मसाज कर दी थी, कभी तिल के तेल से, कभी मस्टर्ड सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से। और उसकी मेहनत, परमात्मा का ब्लेसिंग और ये सारी चीज़ करके देखो मैं वहाँ से ठीक हो गया। तो अब मैं कुछ पेन होता ना, कभी तकलीफ होती है, हाथ में दर्द हो गया, इसमें हो गया, मैंने कहा ओह अच्छा यार, चलो हाथ भी है शरीर में, मतलब जिंदा है। हाँ। तो बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। तो कहीं पेन हो, कहीं तकलीफ हो, इतना बड़ा शरीर है, ये पोस्टमार्टम में चाकू से काटना पड़ता है। तो छोटी मोटी बीमारी से हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है। बिल्कुल सही। एंड ऑल्सो इंडिया में ना ऐसे काफ़ी रेसलर्स रहे हैं, आपके साथ भी रहे होंगे, एंड स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने इंडिया को बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट तो किया, लेकिन आज वो गायब है, जैसे कि आपने कहा था, वो आज गायब है बिल्कुल। और फिर भी अभी भी ऐसा कुछ आपको लगता है कि करना चाहिए गवर्नमेंट को कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कुछ स्पेशल चीज़ जिससे उनको फेम मिले और अभी भी उनकी वैल्यू रहे? देखिए जी, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत पैसे दे रही है। हमारे टाइम पे मुझे मौका मिला था मिट्टी कुश्ती से मैट पे देश के लिए खेलने का, फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में इसलिए आए थे, पैसे नहीं मिलते थे, होते नहीं थे पैसे। उनको खुद ग्रूम करना चाहिए, और उनको चाहिए कि भी मैं क्या दे सकता हूँ। एक खिलाड़ी कंप्लीट तब होता है, या कोई भी इंसान कंप्लीट तब होता है किसी क्षेत्र में, अगर वो पहले अपना लक्ष्य हासिल करो, फिर उसके बाद ढेर सारों का जरिया बनो उस लक्ष्य को पहुँचाने का या उसे आगे पहुँचाने का। तो मेरा मानना ये है कि जो बीच में ढेर सारी मैनेजमेंट कंपनियाँ आ गई हैं, एक तो खिलाड़ी को या किसी सेलिब्रिटी को या किसी को भी उन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो
एक सेलिब्रिटी हुआ या बड़ा खिलाड़ी हुआ, वो जनता के बीच, जनता के साथ का एक पुल होता है उनका। अगर उस पुल को क्रॉस कर दिया ना तो फिर आपका वो संपर्क टूट जाता है आम पब्लिक से और उसका। फिर 2-3 साल जब लाइमलाइट रहेगा तब तो ठीक है, उसके बाद फिर ना तो वो इधर का रहा ना उधर का रहा। तो भी मैनेज करके चलो। और एक सबसे पहले उनको सिखाओ बच्चों को कि भाई अच्छा इंसान बनो, बिल्कुल, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, देन एवरीथिंग कम्स लेटर। तो क्या है कि ढेर सारे खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत एक मुकाम हासिल किया, मगर उसके बावजूद फिर उन्होंने सोचा कि यार बहुत कर लिया, अब देखो हाथ पैर तो खुद मारने पड़ेंगे, खाना अगर आगे रखा तो खाना तो खुद खाना पड़ेगा। सरकार ने पेंशन कर रखी है, सरकार ने ढेर सारे अवार्ड कर रखे हैं, ढेर सारी चीज़ें कर रखी हैं। मैं भी कहूँगा सरकार में ढेर सारे उल्लू हैं, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली वो हैं, क्योंकि ऊपर कोई कुछ कहता है तो बीच में उल्लू ही बैठेंगे, भाई वो मेरा इंसान है, वो उसका इंसान है, वो थोड़ा सा है और वो चलता रहेगा। देखो वो बंद भी नहीं हो सकता, तो हर जगह वही है। मगर अपनी तरफ से भी बेहतर कोशिश करो। अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी, मैं पढ़ के बड़ा हैरान था जी, कि 90% ब्यूरोक्रेट्स, 80% ब्यूरोक्रेट्स 500 करोड़ से कम का आदमी नहीं कोई। तो मतलब कितनी हैरानी की बात है कि भाई कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा और हमारी शिक्षा पद्धति है वो सही हो जाएगी तो फिर ये चीज़ें कम होंगी। अब मैं कहीं जाता हूँ, मैं चुपचाप लाइन में रहता हूँ, मान लो कोई डीसी है, एसपी है या और कोई है, इवन प्राइम मिनिस्टर है, दे आर नॉट आर बॉस, दे आर आर एम्प्लॉय। जब मैं 1 रुपया कमाता हूँ, टैक्स भरता हूँ, तो मैं इन सबको सैलरी देता हूँ। तो मेरे पास राइट है पूछने का कि भैया ये काम क्यों नहीं हुआ, ये किस कारण नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ। दे कैन नॉट बी गुंडा, दे कैन नॉट बी बॉस। तो जब एक आम इंसान को जब अपना अधिकार पता चलेगा, वो अपना दायित्व पूरा करेगा, तब वो पूछ सकता है। ये नहीं कि अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहा फिर वो यहाँ आके सवाल कर रहा है, वो गलत बात है। बाकी देखो, गवर्नमेंट तो सिर्फ कोई रूल ला सकती है, इंप्लीमेंट करना तो हमारे हाथ में है ना। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट वाले कौन है, ये भी तो हमारे ही भाई हैं, भाई चाचा ताऊ भाई बंद हैं। इनको भी तो हम ही मतलब चुनते हैं ना। तो क्या है कि वो बच्चों को वैल्यूज देने पड़ेंगे, समझदार बनाना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तब जाके देश आगे आएगा। सरकार तो चाहिए हो, दूसरी हो, तीसरी हो, देखो वो तो सेम ही रहेगा धर्रा, जब तक हम समझदार होके नहीं आएंगे। बिल्कुल। अब हमने आपकी स्पोर्ट्स लाइफ की तो बात की, अब थोड़ा आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड काम की भी बात करते हैं। रेसलिंग से आप टीवी और फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक का आपने ट्रांजिशन किया। ऑनेस्टली आपको कौन सा ज़्यादा वर्ल्ड जो है स्पोर्ट्स या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कौन सा टफ लगा? देखिए, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक चार्म अपना अलग है, स्पोर्ट्स का अपना अलग है। मगर मैं सच बताऊं, इंटरटेनमेंट से बेहतर कोई चीज़ है नहीं। मतलब स्पोर्ट्स तो देखो, आपका कहते हैं ना कि भाई स्पोर्ट्स ने आपको सब कुछ दिया। रेसलिंग है, जैसे मैं तो बहुत छोटा सा रेसलर हूँ, तो मुझे वहाँ से बहुत कुछ मिला है, तो वो मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी है। मगर इंटरटेनमेंट में आपको इतनी जल्दी फेम, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिलता है, बशर्ते आप सही रहो। सच बताऊँ कि मैं बहुत नोटेबल डायरेक्टर हैं, वो सब काफ़ी से मेरी दोस्ती है, जैसे प्रकाश झा साहब हैं या इवन उमेश शुक्ला या भट्ट साहब हैं, हम किसी से मिलता हूँ। मैं चाहे करण जौहर से मिलूँ, किसी से मिलूँ, मैं जिक्र की बात करता हूँ, जिक्र की बात करते हैं, मुझे आज तक कोई बदतमीज मिला ही नहीं। सब तो घास से कैसे चश्मा हराना चाहिए, सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा। तो मुझे कोई गलत इंसान मिला नहीं। चाहे मैं सलमान जी से बात करता हूँ और किसी से बात करता हूँ, तो देखो काम करना नहीं करना वो एक उसके हाथ में होता है। जहाँ से हम आए, हम खुददार ऐसे हैं कि भाई हम तो पानी पी के सो जाए, हम किसी काम मांग नहीं सकते। हम देने का जरिया बन सकते हैं। देखो, जहाँ से जो मेरी बात है कि मैं किसी को कभी भी अपने लिए मान लो आपके पास यहाँ पे खाना रखा है ढेर सारा, आपने खा लिया और बच गया, मैं कितना ही भूखा हूँ मगर मैं नहीं बोलूँगा कि ये खाना मुझे दे दो। मैं भले ही पानी पी के, नॉर्मली खुददार आदमी है, इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ ना जी, मैं देने के भाव से जाता हूँ कि भाई मैं क्या दे सकता हूँ। चाहे 2 शब्द अच्छे दूँ या कोई वैल्यूज़ दूँ या मेरे पास कोई चीज़ है वो दूँ। तो फिर जो त्यागी इंसान होता है ना, उसका कोई राज नहीं होता, उसका कोई डाउनफॉल नहीं होता। तो मैं चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, रिक्शा चालक हो, सुपरस्टार हो, मेरे लिए सब बराबर हैं। भैया मुझे कोई नौकरी थोड़ी लगना, मैं किसी नेता से मिलूंगा, मान लो मैं एक फोटो डालूंगा, उसकी 2 वोट बढ़ेंगे, मुझे क्या फायदा है? समझे ना मैडम? मैं उस माइंड ऑफ फ्रेम से आता हूँ कि भाई देश के लिए कौन बेहतर है, क्या चीज़ है, मैं वो अपना बिट कर देता हूँ। और इंडस्ट्री में ना वहाँ गलत है ना यहाँ गलत है, वो हमारी सोच के ऊपर है कि भाई हम किस तरीके से क्या चीज़ कर रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है। जैसे पहले फिल्में जब थोड़ा सा वो डिफरेंट था माहौल, जब
कहते थे कि भाई दाऊद इब्राहिम या बाकी उनका लगता था तो फिल्में थोड़ी डिफरेंट उससे बनती थी, अब फिल्में थोड़ी डिफरेंट उससे बन रही हैं। अब हाल के हम एग्जांपल देख रहे हैं तो काफ़ी रियल स्टोरीज बाहर आ रही हैं, तो डिफरेंट आ रही हैं, तो गलत कोई नहीं है जी, सब अलग है। यस, एंड ऑल्सो आपने की, जैसे हम एक्टिंग करके बात कर रहे हैं, तो आपने कई फिल्म्स भी की हैं, कई रियलिटी शोज भी किए हैं, उनमें से आपका जो है पर्सनल फेवरेट कौन सा रहा? कोई रोल या कोई रियलिटी शो जिसको करने में आपको बहुत मजा आया? देखिए मैं सच बताऊं, मुझे खुद नहीं पता था कि क्या एक्टिंग है, क्या सारी चीज़ें हैं। मुझे मौका मिला शो करने का, ये सब करने का, फिर धीरे धीरे सीखा। पहले मैं क्या करता था कि भाई यहाँ पे इतने पैसे मिल रहे हैं, ये इतना कर लो, मतलब रियलिटी शो करना यानी एक शो में जाना, मतलब आप 2 पैसे थोड़ा सा कमाना था। फिर बाद में समझ में आया कि मैं श्याम बेनेगल साहब से किसी ने मुझे मिलवा दिया, और मैं एक फिल्म करने वाले थे किसी इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट की बायोपिक, जादव साहब की। 3 साल मेहनत की, फिल्म अनाउंस हो गई, सब कुछ हो गया, और वो फिल्म रुक गई किसी कारण से। तब मुझे पता चला कि एक्टिंग क्या है, डेप्थ क्या है, सिनेमा क्या है। उस दिन के बाद मैं कोई छोटा मोटा मैंने किया नहीं, करो तो नोटेबल करो। कोई नेगेटिव रोल मैंने छोड़े हैं सुपरस्टार की फिल्मों में, कईयों की फिल्मों में। तो जी फिर तब समझ में आया कि भाई ये चीज़ सही है, ये सिनेमा सही है, ये वो सही है। अब मैं एक नोटेबल डायरेक्टर के साथ फिल्म कर रहा हूँ, ये नहीं कि उसमें बड़ा रोल है, मगर एक इम्पोर्टेंट रोल है। या फिर किसी के साथ करो तो आप कोई चीज़ लेके आओ, वो चीज़ सही होनी चाहिए। और कई गलतियाँ भी की हैं जी, गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। तो फिर बाद में समझ में आता है कि वो चीज़ सही। अब आप हंसोगे कि मेरी है ना हाय हेलो तकरीबन नोटेबल डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके तकरीबन व्हाट्सएप पे हाय हेलो दूसरे तीसरे दिन सबसे होती है। ओके। मगर मैं किसी को कब किसी दूसरा कोई आ गया उसके लिए तो फिर भी मैं बोल सकता हूँ, मगर मैं अपने लिए या अपने परिवार के लिए किसी को कुछ नहीं बोलता। मैं किसी से बात करता हूँ और भाई साहब काम धंधा ठीक चल रहा है, कोई जरूर तो बता देना। मतलब वैसे इंसान है, मतलब समझ रहे हो ना जी, मांगूंगा नहीं, मतलब कहीं भी चले गए हम तो ऐसे हैं कि जी कोई छोटा कमरा मिला तो बड़ी अच्छी बात है, एनर्जी बच जाएगी, रेस्ट कर लेंगे। बड़ा मिला तो अच्छी बात है, कोई मिलने वाला आएगा वो बैठ जाएगा। एक गुरुकुल में गाय छोड़ाया, मैं जिंदगी ऐसे जीता हूँ और सबको ऐसे जीनी चाहिए। तो गाय छोड़ाया तो बोले जी गाय छोड़, बड़ी अच्छी बात है भैया। बाबा जी बोले कि दूध पिए, घी खाएं, ताकतवर हो जाएंगे। वही बदमाश था, तीसरे दिन अपनी गाय वापस ले गया। बोले जी गाय ले गया, तो बोला अच्छी बात है भाई, उसको चारा कौन डालता, गोबर कौन उठाता, ये सब कौन साफ करता, ले गया तो और अच्छी बात है। तो यानी जो जैसी चीज़ है वो कर लो, मगर काम का इसका वो डिफरेंट होता है। अब जैसे मैं कई मुझसे मिलते हैं, वो है ना थोड़ा स्मार्ट बनते हैं, थोड़ा फ़ायदा उठाते, थोड़ी चीज़ करते, मैं हंसता रहता हूँ, चलो यार परमात्मा ने इस काबिल बनाया कि भाई इनका हो जाए, ठीक है। वो कहते हैं समझ में सब आ जाता है, बस जाने अनजाने बेवकूफ़ बने रहो, उसका आनंद अलग है। जब जाने अनजाने बेवकूफ़ बने रहते हो ना, वो सबसे मज़ा उसका है कि उसमें क्या है कि कम से कम आपका जो लाइफ है, दिमाग है, ये चीज़ तो नॉर्मल रहेंगी। वो 2 रोटी खानी जाए, 3-5 कहीं 2 से 1 पे आ जाएंगे। अच्छा, आई थिंक लाइक दैट। नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एंड आपने जैसे कभी कभी ऐसा फील हुआ है आपको कि इंडस्ट्री में आपकी जो इमेज है वो एथलीट वाली है, तो उसकी वजह से आपको सीरियस एक्टिंग या फिर होस्टिंग अपॉर्चुनिटीज कम मिली थोड़ी? अब दिक्कत वही हो रखी है, जहाँ पे रेसलर समझना चाहिए वहाँ पे एक्टर समझते हैं, जहाँ पे एक्टर समझना चाहिए वहाँ पे रेसलर समझते हैं। हाँ। तो एक बार मैंने प्रकाश झा साहब से पूछा कि सर, मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मगर बहुतों से अच्छा हूँ। तो बोले देखो संग्राम जी, आप इंसान सही हैं, अभी हम सारे आप कहे रेसलर रहते हैं, और जब आपने कोई अच्छा क्रिटिकल कर लिया ना, फिर आपके साथ सब काम कर लेंगे। और बोला टाइम का होता है। मैंने ठीक बोला, अपनी मेहनत करते रहो। तो ये तो होता है। और पता है वहाँ भी बुराई क्या कर होते हैं, जैसे पहले मैं गया तो मुझे पता नहीं था, वो बैठे रहते थे, यार वो डॉक्टर है ना, बोले यार ये तो देसी आदमी, कमाल का आदमी है यार। मतलब यानी आपकी बुराई कर दी कि भाई गाँव का आदमी है, डॉक्टर कैसे करेगा, और मगर इंसान बहुत अच्छा है। तो मैं सोचता है तारीफ ही कर रहा है, तो बाद में पता चला कि भाई यही बुराई होती है। तो समझ रहे ना, तो वो ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती है वहाँ पे। देखो जिसके पैरों के नीचे खुद ज़मीन नहीं होती ना, वो तो दूसरे की ज़मीन छीनने की, उसको हिलाने की कोशिश करता है। तो बुराई वही करती है जो बराबरी नहीं कर सकते। मैंने कई बड़े बड़े स्टार ऐसे देखे जो एक दूसरे का मतलब काम रोक देते हैं, या जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, आप अभी बिल्कुल गए हो, उसको आपसे बगैर कुछ किए मतलब इनसिक्योरिटी हो जाएगी। ये मैंने देखे कई, मतलब ऐसे हुआ है मामला। मगर कोई नहीं, सब अपने नसीब का लेके आते हैं, अपने उसका खाते हैं, और अपनी सारी चीज़ें। मुझे पता नहीं था कि भैया दिल्ली क्या है, मुंबई क्या है, अब वर्ल्ड वाइड जाते हुए चीज़ें क्या हैं। तो मैं हर जगह जाता हूँ, उस चीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ, और उसमें आगे जाने की कोशिश करता हूँ। अभी ठीक रहा, अभी मुझे समझ में आया कि भाई सिनेमा क्या है। अभी ठीक रहा, किसी अच्छे एक रोल आपकी ज़िंदगी बना देता है, और एक गलत
डिसीजन आपकी ज़िंदगी वापस ले बिगाड़ भी आता सकता है। तो कोई मौका मिला, एक जगह अच्छा काम करने का मौका मिला और वो चीज़ चल गई तो फिर गाड़ी बन जाएगी। जैसे बॉबी देओल साहब देखो, हाँ, कमबैक हुआ है उनका। कमबैक हुआ उनका, और प्रकाश राज साहब के उससे ऐसा कमबैक हुआ कि अब उनके पास 4-5 साल टाइम नहीं है। हाँ, नहीं तो उन्होंने बीच में वो थोड़ा गायब थे इंडस्ट्री से। मतलब गायब क्या, मतलब एक्टर तो सेम ही था, सब कुछ ठीक था। वो समय लगाओ या वो अपॉर्चुनिटी लगाओ, वो नहीं मिली। क्योंकि सब क्या अपना एक समय का होता है। और फ्यूचर में क्या हम आपको किसी मूवी या शो में देखने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं एक नोटेबल डायरेक्टर के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ और एक शो हम लेके आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो बाकी मेरा मानना ये है कि मैं बात पता कब करता हूँ, पाइपलाइन में दुनिया भर की चीज रहती है। अच्छा। जो चीज सामने आ जाएगी ना तो स्टैंप लग जाए। स्टैंप लग, जैसे मान लो हाँ। कि जब मैं एमएमए करने वाला था, मेरे से पूछते तब क्या करोगे, मैंने कहा भाई देखो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, शायद कोई अलग प्लेटफॉर्म पे जाऊँ। तो बोले अलग मतलब, मैंने कहा शायद कुछ अलग हो, फिर वो मैच कर लिया ना, मैंने कहा ये अलग प्लेटफॉर्म था। अच्छा, तो कुछ हो जाए आ जाए तो फिर पता चले कि भाई वो चीज़ सही थी, वो चीज़ हो गई, और फिर उसकी बात करें तो ठीक है। जब अब पाइपलाइन तो भरी रहती है, मतलब बचपन से पाइपलाइन हम भरते हैं। ओके, और तो कोई हिंट आप ऑडियंस को देना चाहें अपने फ्यूचर काम के बारे में, वर्क के बारे में? देखो जो भी चीज़ आ रही है वो बहुत इंस्पायरिंग है, ओके, बहुत अच्छी हैं। और अब आगे मैं खुद मतलब आगे जाके, अब देखो दूसरा काम तो आता नहीं, या तो आप स्पोर्ट्स करो या आप इंटरटेनमेंट से करो, और दोनों बहुत बड़े माध्यम हैं। बिल्कुल। एक यूथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, हर चीज़ को करने के लिए, क्योंकि एक मीडिया भी एक समाज का आईना है। तो हम सोच रहे हैं कि भाई रीजनल भी करें, ओके, नेशनल भी करें, इंटरनेशनल भी करें। तो देखते हैं अभी परमात्मा कहाँ क्या करेगा। एंड ऑल्सो अभी हम मूवीज की बात कर रहे हैं, जैसे तो आप, एक मूवी है जिसने बस क्रिएट किया हुआ है इस टाइम पर, धुरंधर 2, आपने देखी फिल्म? मैंने धुरंधर फर्स्ट तो देखी है, दूसरी का टाइम नहीं मिला है। कैसी लगी धुरंधर फर्स्ट आपको? मैं अक्षय खन्ना के लिए देखने गया था, और पूरी फिल्म में ना सच बताऊं कि उसके सिवा मुझे कोई नजर ही नहीं आया। बहुत कमाल की फिल्म थी, मगर वो जो रियल इंसिडेंट थे ना, वो फोन पे बात होना, वो कैरेक्टर का वो लिखना, वाकई जो आदित्य धर और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, कमेंडेबल है। मुझे 12th फेल के बाद कोई फिल्म अच्छी लगी तो धुरंधर थी, क्योंकि 12th फेल बहुत कमाल की फिल्म थी। देखी मैंने, पर्सनल अच्छी लगी, और उसके बाद मुझे धुरंधर बहुत अच्छी लगी। धुरंधर 2 में देखूंगा, बहुत मैंने तारीफ सुनी है, और तारीफ सुनी, देखो कि भाई 4 घंटे की फिल्म बनाना इस टाइम पे, जो जिस टाइम पे बच्चों का जो माइंड का स्पैम है वो सिर्फ 5 से 6 सेकंड है। हाँ, वील्स की वजह से। हाँ, 4 घंटे की फिल्म बनाना और उसमें सस्टेन करना, और उसमें इतना सुपर हिट फिल्म बनाना, तब भी लोग इतने क्रेजी हो रहे हैं मूवी के लिए, तब बड़ी बात है। तो मैं डेफिनेटली, अब जाने से पहले शायद टाइम नहीं मिलेगा, मगर मैं आगे धुरंधर 2 जरूर देखूंगा। कल मैंने बॉर्डर देखी रात को, इसलिए मैं लेट हो गया सोने में। तो बॉर्डर 2 तो मैं सोचा यार चलो आज जल्दी सोता हूँ, कल का दिन थोड़ा डिफरेंट है। तो जब मैंने उसको वो किया ना, तो मैं मतलब वो बंद नहीं कर पाया पूरी आपका फेवरेट एक्टर कौन है? वैसे पहले हमारे फेवरेट धर्मेंद्र साहब होते थे, ओके, जहाँ से हम हैं ना, तो धर्मेंद्र साहब सबसे बड़े थे। अब क्या है कि फेवरेट टाइम के अनुसार ढेर सारे हो जाते हैं। जैसे अगर आप ऑल ओवर फेवरेट की बात माने तो संजीव कुमार साहब से बड़ा कोई एक्टर नहीं था। मतलब संजीव कुमार साहब हैं, या राजकुमार जी, या दिलीप कुमार जी, तो ये बिल्कुल ऑल ओवर सुपरस्टार की बात करें, धर्मेंद्र साहब से बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं आया। तो अभी मैं फेवरेट की बात करें तो जैसे इवन सलमान जी हैं, इवन अपना ये अजय देवगन है, या मनोज वाजपेयी है, ये सब, शाहरुख खान, ये सब बड़े एक्टर हैं। ये जिस हिसाब से वो करते हैं ना, तो ये बड़े एक्टर हैं। जैसे अक्षय कुमार है, उसका एक जोनर डिफरेंट है। बिल्कुल। ये सब आजकल जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं या पुराने हैं, सब बहुत कमाल हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि बहुत क्रिएटिव है, क्रिएटिव, और कंपटीशन बहुत है। बिल्कुल। तो जिसको भी देख रहा हूँ ना, अब इवन मैंने छावा देखी, विक्की कौशल का वो देखा, काम क्या कमाल का काम किया उसने। कार्तिक आर्यन की देखी मैंने, चंदू चैंपियन, वो अच्छी फिल्म थी। देखो चलना नहीं चलना अलग बात होती है। तो ढेर सारे हैं। अब जैसे मैं एक्ट्रेस है तो मैं आलिया भट्ट आपकी मतलब वन ऑफ द मतलब बेस्ट इसमें, मतलब उसकी जो हो रहा है वो बेस्ट था। जैसे माधुरी जी, हेमा जी, या ये डिफरेंट थे। तो आलिया भट्ट मतलब प्रेजेंट टाइम पे वो मतलब। तो आलिया के साथ क्या आप मूवी करना चाहेंगे, आपको मिलेगी तो? बिल्कुल करना चाहूँगा, डेफिनेटली करना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि वो एक्ट्रेस अच्छी। बिल्कुल। एंड ऑल्सो जैसे आपने बिग बॉस में भी काम किया, रियलिटी शो अभी तक का इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? बहुत कमाल का रहा। अच्छा। क्योंकि क्या था कि बिग बॉस का मैंने कभी देखा नहीं था। एक बार एक खली गया था, उसमें 2-3 एपिसोड देखे थे, तो वो डोली में दादी उसमें चिल्लाते रहते थे। तो वो तो एपिक एपिसोड और खली का थोड़ा नुकसान हो गया था हमें, क्योंकि मैच होने वाला था।
2010 की बात है, और वो उनके मैनेजर लगाओ या फिर कई चीज़ लगाओ, उन्होंने नहीं दिया तो उसमें काफ़ी लॉस हुआ था, तो मैंने वो देखा। फिर पता नहीं था कि भाई ये 2-3 साल बाद, ये 2-4 साल बाद मुझे करने का मौका मिलेगा। तो जब मुझे बिग बॉस का जब ये आया तो भाई कुछ था नहीं, मैं सिर्फ पैसे की देख रहा था, क्योंकि मैंने घर खरीदा था। ये बोले कि भाई हम इतना पैसा दे देंगे, इतना वो करेंगे। तो हाना होते हुए इन्होंने फाइनल किया। और जिस दिन मेरे बिग बॉस में एंट्री हो रही थी ना, उस दिन राजनायक उस तब कलर्स के सीईओ होते थे और मनीषा होती थी क्रिएटिव। अच्छा। तो मनीषा उनकी टीम मेरे पास में आई कि आप क्या करोगे अंदर जाके। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ जहाज बना दूँ और आप सामान भेज दो। तो कसम से नहीं, ये बात सब भाग गए एक साइड से लेके दूसरी चीज। और तब पता नहीं होता था कि अखाड़े की बाहर ढेरी लगती थी। तो मैं आज भी, मतलब आप हंसोगे, मैं कभी 300 रुपये से ऊपर कभी टी शर्ट्स कोई खरीदता नहीं है, सब डिजाइनर देते हैं, मैं पहनता और मैं दे देता हूँ। मतलब मैं अपने शरीर पे पैसा लगा लो, ये क्या पैसा लगाना है, मतलब कपड़ों पे, जूतों पे, बेल्ट कोई एल लिखा हुआ हो 1 लाख रुपए की है, ये सब क्या है बताओ, मतलब कोई उड़ेगा थोड़ी आदमी। तो बिग बॉस में गया तो ऐसे ही 30 रुपये निकर, 20 रुपये बनियान, सब ऐसे ही पहने गए। तो वहां पे मुझे जाके पता चला कि भाई 2 लाख रुपए शर्ट आते हैं, कोई बेल्ट होती है 40,000 रुपए की होती है। और कुशाल था, उस कुशाल ने मुझे बोला कि ये जो शर्ट है ना मैं बाहर से खरीदा, इतने का है। तो मैंने कहा सच में इतने का है? बोला इतने का। तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि भाई इतना महंगा शर्ट आता है। मैं 10,000 रुपया घी खाता, तो चमकता, तू शर्ट नहीं पहनता, मतलब समझ रहे हम वहां से आते हैं। तो फिर वो सलमान जी आते हो, थोड़े देसी आदमी, तो उनसे थोड़ा सा रहता कि भाई ये क्या है, इतना क्या है। और क्या है कि जैसे भी आप हो ना, आप अगर रियलिटी से जुड़े रहोगे ना, तो वहाँ पे पहुंचा तो सारे कहते थे आई स्टार्टेड 10 फिल्म्स, विलाज। में सोचा नहीं ये सब तो बड़े आदमी हैं, मैं तो मतलब पैसे के लिए आया हूँ कि भाई ठीक है इतने एमजी दे रहे हैं, इतना वो दे रहे हैं। फिर बाद में पता चलता है जब पूरा शो होता है ना, गलत कोई नहीं होता, वो अपने हिसाब से सर्वाइव करते हैं, हम सर्वाइव करते हैं। उससे पहले मैंने एक बहुत बड़ा शो किया था जो वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा है। बिग बॉस तो खाली 30-33 कंट्रीज में है, सर्वाइवर मोर देन 90 कंट्री में। और मैं बाहर जाके बोलता हूँ सर्वाइवर तो वो फ्रंट पे छापते हैं, क्योंकि अमेरिका में भी सर्वाइवर वाले इतने बड़े स्टार हैं एज कंपेयर हॉलीवुड स्टार के। तो सर्वाइवर बहुत टफ था, तो बिग बॉस तो उसके लिए 5 स्टार था उसके सामने। मैं उसमें जानता था तो अरमान कोहली को, अरमान बाजी नाग वाली फिल्म देखी थी। अच्छा। तो और एक शिल्पा ने मेरे साथ सर्वाइवर किया। अभी आप किसी से टच में हैं शो में जो थे आपके साथ? सब मेरे टच में, मतलब अच्छा, बात होती है। कुशाल है, एक आधी बार गौर से भी होता है, एक आधी बार तनीषा से, मतलब सबसे मेरी बात हो जाती है। मेरे को इसीलिए मैं देखता नहीं शो को, कि मैं देखूंगा ना तो इसने ये बोला, इसने बोला था, समझ रहे ना। मैं इस कारण अपना शो देखता कि भाई इसने बोला तो फिर मन में वो आएगा। तो एक बार अरमान ने कुछ बोला, वो कह रहा था जो अखाड़े में पले बड़े हैं ना उनको इज्जतदार आदमी तहजीब नहीं होती बैठने की। मैंने बात सुनी, पाजी यार, मैंने कहा आपकी नाग वाली फिल्म देखी थी, आप सच्ची में नाग हो यार, आप तो समझ रहे हो। हम मुझे ऐसी ऐसी बात करते थे और वो सारे डिफरेंट थे, मैं डिफरेंट था, इसलिए मैं फाइनलिस्ट बन गया। 8 सप्ताह तो नॉमिनेशन में नहीं आया। यस, आप सबसे ज्यादा काम पर्सनालिटी थे। वो मेरे से पूछते आके ये क्या करना, मैंने कहा देखो आप तो बहुत दिमागदार हो, आपको पता हुआ, जैसे आप कहो तो मुझे बता देना क्या करना है। और मैं चुपचाप ही रहता था कि भाई देखो पब्लिक मुझे जानती नहीं इतना, क्योंकि पब्लिक उस टाइम पे तो एमेच्योर स्पोर्ट्स का इतना बज़ भी नहीं था। फिर जिस दिन सलमान जी ने आके मेरे बारे में बोला ना, उस दिन के बाद मुझे हर सप्ताह नॉमिनेट किया। फिर मुझे लग रहा था कि अब मैं फाइनलिस्ट बन जाऊंगा। तो बिग बॉस अच्छा था और वो शो हिट भी हो गया। उस टाइम एक शो की मर्यादा थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे, बाकी आते थे, मगर उस शो का मैंने एक ट्रेंड चेंज किया था। उससे पहले लोग ये कहते थे कि भाई इसमें वो इंसान आते हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, या वो इंसान था जिन्हें करियर खत्म है, या जो शो में आके लड़ते हैं, या तो कंट्रोवर्शियल हैं, या जिन्हें करियर खत्म है। मगर मैं बहुत क्लीन गया था, क्लीन बारह, तो और एक रिकॉर्ड बना था उसका, एक 3 फीट ऊंचा और 1.5 फीट चौड़े बॉक्स में मैं 40 घंटे बगैर कुछ खाने पीने, टॉयलेट वॉशरूम के बैठा रहा था उसमें, क्योंकि तो टास्क में तो अच्छा शो था, कामयाबी थी मेरे साथ में। प्रत्युषा भी होती थी, अब प्रत्युषा है नहीं, तो वो शो का अनुभव तो अच्छा था। अगर आपको फिर से ऑफर आए बिग बॉस में जाने का तो क्या आप जाएंगे इस बार? नहीं, अब जो लेवल है ना जी, वो बिग बॉस में कंटेस्टेंट बन के जाने का नहीं। ओके, बिल्कुल। देखो सच बताऊं कि बिग बॉस मेरे जैसे आदमी के लिए था नहीं, तब भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि भाई बिग बॉस ये चीज़ है और ये सब होता है। पता है क्या है, 14-15 इंसान हो जाते हैं, एक टॉयलेट, एक बाथरूम में, खाना कम है, सोना कम है, पीने वाले पीने बंद हो जाते हैं। आज इंसान बांसुरी तो बजाएगा नहीं, मगर कोई एक आम इंसान होगा उसको इतना ह्यूमिलेट करते हैं। आपको चिड़े इस कप से
तो मैं आपको बदतमीजी करके आपके कप आपके मुंह के आगे लगाऊंगा इतनी दूर, कब फिर इधर करूंगा आपको। टॉयलेट एक लड़का था एजाज, और आधा से तो वो पता है उसको टॉयलेट नहीं आती, वो बैठ के गाने गाता था उसमें, और लड़कियां सब बेचारे लाइन से है ना मतलब पेट पकड़े खड़े हैं। यानी आप किसी को उंगली नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो बाद में बहुत फनी भी था, मतलब वो जो आया था वाइल्ड कार्ड आया था तो उसने चैनल वालों ने कह के भेजा था कि भाई नॉमिनेट नहीं हो रहा, इसको जाके नॉमिनेट करवा दे। अच्छा। तो उसने बोला था घर में सबसे है ना, सबसे जो शाना खिलाड़ी है ना ये है, दोनों को अपने साथ लेके आया। एक एल एंडी मेरे साथ थे ना, एक से कपड़े धुलवाता है, एक से खाना करवाता है। तो चैनल की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा, ओके। मगर अब बिग बॉस थोड़ा चेंज हो गया। अब आजकल के बच्चे सोशल मीडिया वाले जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं, क्रिएटर्स जाते हैं। मैं एक आधी रील देखता हूँ ना उसकी, तो मैं हैरान हूँ यार कि ये कैसे क्या शो कर रहे हैं और क्या शो हो रहा है। कोई कपड़े निकाल देते हैं, कोई कुछ करते हैं। अभी रिसेंटली मुंबई से आ रहा था कि लड़की कोई केले के पत्ते लगा के एयरपोर्ट पे चल रही थी। हाँ, तो पूछा मैंने उससे, बोला भाई फ्लाइट पकड़नी, बोला जी एक लड़की, और ढेर सारे वो कैमरा वाले आ जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं। और फिर मैंने देखा भाई देखो पता नहीं हमारा समाज हमारा देश किधर जा रहा है, मुझे भी नहीं पता। तो डिफरेंट है। मैंने कहा कि गलत अच्छा तो कुछ बात नहीं है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मगर सिनेमा भी अब चेंज हुआ है। बिल्कुल। सो दैट वाज इट। अब नेक्स्ट है रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर करने होंगे। जी प्लीज। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेसलिंग या एमएमए? रेसलिंग। देसी अखाड़ा या इंटरनेशनल केज? देसी अखाड़ा। अर्जेंटीना जाते वक्त एक्साइटमेंट है या प्रेशर ज्यादा? दोनों। घर में ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स कौन स्टार्ट करता है, आप या पायल जी? पायल जी तो पूछने की बात ही नहीं है। ओके, एक कोई एग्जांपल दोगे आर्ग्यूमेंट का? मतलब कोई भी चीज कुछ भी बात होगी, छोटी सी बात अगर आज आर्ग्यूमेंट नहीं हुई ना तो भाई उनका ब्रेकफास्ट तो मुझे लगता है हजम हुआ नहीं है। तो कुछ भी बात होगी ना, ये चीज यहाँ से ही नहीं है, ये चीज होनी चाहिए। ओके, मतलब समझ रहे हो? हाँ। मगर एक बात और भी है इसके बीच में बताऊं, मेरे सब दोस्तों में कोई दोस्त नहीं। ओह, उनकी दुनिया मेरे से शुरू होती है, मेरे को खत्म होती है। और मेरे सब दोस्त है, मेरा कोई तो वो है ही नहीं। कुछ भी हो गया ना तो ठीक है, कोई गाली भी देगा उनको, वाह यार क्या टैलेंट है, कमाल का टैलेंट है, कहाँ सीखा? तो इसलिए तो आर्गुमेंट रहता है उनका। ओके। और एक चीज पायल जी की जो आपको थोड़ी सी अनॉय करती है? अनॉय मतलब इरिटेट करती है, पसंद नहीं आती? वो तो बहुत सारी चीजें हैं भैया। एक बताओ। एक चीज जो मुझे उनकी अनॉय करती है कि उनकी वो कहानी बनाना अनॉय करता है। और कोई एक चीज जो अच्छी लगती हो? वो मेरे लिए हर चीज में आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। ओके, नाइस। एक वर्ड बिग बॉस के लिए? टेस्ट, ड्रामा या माइंड गेम? माइंड गेम। ओके। आपकी फेवरेट चीट मील कौन सी है? मैं तो ये चीट और इसमें पड़ता है, जो दिल करता है वही खा लेता हूँ। ओके। एंड रोमांटिक संग्राम या फिर डिसिप्लिन संग्राम? अब दिक्कत क्या है कि मेरा मानना रोमांटिक वाला पायल भी कहते थे, मैं वो तो हूं नहीं कि भैया वो चांद तोड़ दूं, तारे तोड़ दूं और गुलाब का फूल ले खड़ा हो जाऊं। अब गुलाब के फूल से मोहब्बत तो माली पूरी शहर का महबूब होता। तो कैंडल लाइट डिनर, अब केयर इज लव। तो मतलब मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता पब्लिक के सामने, मतलब कि भाई ये करो वो करो। वो पायल जी यही सोचते थे कि भाई ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मेरा मानना है कि मैं थोड़ा सा वैसे बहुत डिसिप्लिन सा रहता हूँ। ओके। एंड किस एक्ट्रेस के साथ आप मूवी करना चाहोगे? आलिया, दीपिका। ओके, ठीक है। 5 थिंग्स टू इंक्लूड इन डाइट? 5 चीजें कोई? 5 चीजें आपकी डाइट में घी जरूर होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए यानी प्रोटीन का होना चाहिए। तीसरा मौसम के अनुसार भैया ये रोटी ये जरूर खानी चाहिए आपको। चौथा आपको नेचुरल मीठा जरूर खाना चाहिए, मीठा खाने से स्किन ग्लो करता, ताकत आती है। 5वां आपका डाइट में कभी भी एक्स्ट्रा नहीं खाना, थोड़ा सा भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। ओके, ठीक है। एंड ऑल्सो संग्राम, लास्टली मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ पर जब बायोपिक बनेगी तो आप क्या चाहते हो, कौन सा आपकी लाइफ का ऐसा पार्ट है कंट्रोवर्सीज से रिलेटेड या स्ट्रगल से रिलेटेड, कौन सा पार्ट आप हाईलाइट करके अपनी मूवी में दिखाना चाहते हो? देखिए मुझे काफ़ी ने अप्रोच किया बायोपिक बनाने के लिए, तो मैं आगे बढ़ गए थे हम बहुत। कोई 1-2 रूल पे रह गया, कोई किताब लिखने वाले आते, मुझे लगता है कि बहुत छोटा हूँ। मेरा मानना है कि बायोपिक बने जेन्युइन बने, तभी उसका आनंद है। कि वो 1-2 राइटर आए मेरे पास कि आपका ना ये कर देंगे, इससे आपका ये अपीयरेंस बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा भाई ये शब्दों वाले हैं। याद रखना जी, एक बात बता रहा हूँ कि आप जैसे इंसान हो अपने अनुसार काम नहीं करोगे ना तो काम चलेगा नहीं। जैसे देखो तोता, मैना ये सब दूसरे ही भाषा बोलते हैं, हमेशा पिंजरे में रहते हैं। कौवा अपनी भाषा बोलता, आज़ाद रहता है। चाहे बायोपिक बने किताब बने, वो जेन्युइन होनी चाहिए, तभी उसको पढ़ेंगे। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच संग्राम सर, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। वी होप कि आप फिर से इंडिया को प्राउड फील करवाएं। थैंक यू जी, नमस्ते, थैंक यू। So that was it for today. Had a lovely and detailed conversation with Sangram Singh. If you like the video, please share and subscribe. We will be back with more such stories. Till then, keep watching India TV.